हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3। एक कंपैरिजन दे रखा है आपकी किताब में, किस किस के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एंड मोहम्मद तुगलक के बीच में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कॉम्पिटेंट रूलर्स थे, ऐसे शासक थे जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा एरिया वाइज और पावर वाइज एक्सपैंड हुई। पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ। Delhi was attacked twice in year 1299 and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. दिल्ली पर 2 बार मंगोल्स ने अटैक किए। मंगोल्स अटैक्ड दिल्ली ट्वाइस। ठीक है, कब कब? एक बार तो 1219 से 1300 में और एक बार 1302 से लेकर 1303 के बीच में। इसके बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे रिएक्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी तैयार कर दी, यानी एक ऐसी आर्मी जो हमेशा रिक्रूटेड रहेगी। उस जमाने में क्या होता था कि साल में अगर कभी वॉर हो गई तो वो सोल्जर्स को रिक्रूट कर दिया जाता था। स्टैंडिंग आर्मी बहुत कम मात्रा में जो राजा थे वो मेंटेन करते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज के दिन इंडिया की एक स्टैंडिंग आर्मी है। सो अलाउद्दीन खिलजी ने एक इनिशिएटिव लिया और उसने एक अपनी आर्मी ऐसी तैयार की जो हमेशा रिक्रूटेड रहेगी, हमेशा जो बॉर्डर है दिल्ली सल्तनत के उनको गार्ड करेगी। ऑन दी अदर हैंड मोहम्मद तुगलक ने कैसे रिएक्ट किया? द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन, यानी जब मोहम्मद तुगलक के शुरू के कुछ जो साल थे शासन के, उसी में सल्तनत पर अटैक हो गया था। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को डिफीट कर दिया गया था। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड द रिसोर्सेज टू प्लान अटैक ऑन ट्रांसियोना। He therefore raised a large He therefore raised a large standing army. मोहम्मद तुगलक ने भी इसी तरीके से रिएक्ट किया, उसने भी अपनी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तैयार कर ली थी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड a new garrison town named सीरी for his soldiers. अलाउद्दीन ने सीरी नाम का एक जो टाउन है दिल्ली के पास वो तैयार करवाया, और वो क्या था? गैरिसन टाउन था। एक ऐसा टाउन जहाँ पे हथियार रहेंगे या आपके जो ये सैनिक वगैरह है ये रहेंगे, सो वहां पे और पोर्ट्स वगैरह बने होंगे, ऐसा टाउन उन्होंने तैयार करवाया एंड उस टाउन का नाम था सीरी। अब इसी सिचुएशन में तुगलक ने क्या किया? तुगलक ने नया गैरिसन टाउन बनवाने की जगह पे द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली एक हुना was emptied of its resident and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to new capital of दौलताबाद in the south. ऐसा हुआ कि जो दिल्ली के मूल निवासी थे उन्हें दिल्ली से बाहर निकाला गया। ठीक है, उन्हें साउथ इंडिया में भेज दिया गया तुगलकाबाद में, और जो दिल्ली के उनके जो रेजिडेंसेस थे, जो दिल्ली के मूल निवासियों के घर थे, उनमें सेना को रखा गया। कहने का मतलब जो रिसोर्सेज दिल्ली में रहकर यहाँ के रेजिडेंट्स या फिर जो सिटीजन्स थे वो यूज कर रहे थे, सिटीजन्स को हटा के यहाँ पे आर्मी को रखा गया। सिटीजन्स को इन टर्न कहाँ भेजा गया? दौलताबाद भेजा गया। अब दौलताबाद में भी प्रॉब्लम्स आई। क्यों? क्योंकि दौलताबाद में पानी की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पानी तो चाहिए ना, स्कार्सिटी है ना, यहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब सोल्जर्स तो खाना भी खाएंगे, तो उनका खाना अलाउद्दीन खिलजी कैसे मैनेज करता था? This was done through the produce collected as tax from lands between Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. भाई टैक्स चाहिए, राजा को अपनी सोल्जर्स का खाना, सैलरी, सब कुछ देने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। तो इसने गंगा यमुना नदियां जो थी उसके आसपास के जो इलाके थे और उनके बीच के जो इलाके थे वहां से इसने टैक्स लेना स्टार्ट किया। एंड वहां पे फिक्स्ड था टैक्स रेट कि सभी को 50% अपना जो खेत में उग रहा है वो टैक्स के तौर पे पे करना पड़ेगा। क्या कहा था इसको? हमने खरज कहा था। ओके, वहीं तुगलक ने कैसे रिएक्ट किया? तुगलक कैसे अपनी सेना को खाना खिलाता था? प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। वही टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाता है जो भी खाना। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवीड एडिशनल टैक्सेस। दिस कोइंसाइडेड विद फेमाइन इन एरिया। क्या हुआ कि इसने पता है अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ी आर्मी मेंटेन करने की सोची थी।
सो बेसिकली इसका टैक्स में काम चल नहीं रहा था तुगलक का, सो इसने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्सेस बढ़ा दिए यानी कि अब पहले तो जो किसान वर्ग था उसको सिर्फ अपना 50% जो खेत में उग रहा है वो देना पड़ता था, अब उसे 70-75% तक देना पड़ रहा था। इसके अलावा बीच में पड़ गया, फेमाइन आ गया, तो महामारी आ गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मर गए, भूखमरी आ गई, भूखे मर रहे थे लोग, ऊपर से टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब पूरा एक केओटिक सिचुएशन बन जाती है जिसमें सब यहाँ वहां परेशान हो रखे हैं, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है। ठीक है, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अब सोल्जर्स की सैलरी कहाँ से जाएगी? अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश। अलाउद्दीन जो थे वो वन ऑफ द रेयर रूलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कैश में या फिर पैसे में अपने जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी देने की सोची, रादर देन इक्ताज। पहले वाले जो शासक थे वो क्या करते थे, अपने सोल्जर्स को छोटी छोटी एरिया की लैंड के एरियाज दे देते थे। ठीक है, कि भाई एक टुकड़ा, एक प्लॉट तू ले लेते, तूने 1 साल अगर मेरी मिलिट्री में काम किया है तो एक प्लॉट ले लो। ठीक है, उस प्लॉट में जो भी उगेगा वो तुम्हारा, उस पर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इस तरीके से पहले सैलरीज पे की जाती थी। पर अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रूलर्स जिसने इस सिस्टम को तोड़कर अपने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट देना स्टार्ट किया। The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that merchants would raise the prices. अब सोल्जर्स के पास क्या है? पैसा है। सोल्जर्स उस पैसे को खाने पीने की रिसोर्सेज के लिए, घर वगैरह की रिसोर्सेज के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो पैसा जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा ये जो लाला जी वगैरह होते हैं, दुकान वाले जो होते हैं, उनके पास जाएगा वो पैसा। सो दुकान वाले क्या करेंगे? वो पैसा लेकर और बदले में उन्हें कमोडिटीज देंगे। लेकिन इसका भी डर था कि दुकानदार शायद अब इन सोल्जर्स को लूटने के लिए रेट बहुत ज्यादा बताएं, ज्यादा ही पैसे ले लें इनसे। दिस टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्राइसेस को भी कंट्रोल किया, यानी उसने रूल्स बना दिए कि अगर गेहूं है तो वो 2 रुपए पर केजी से ज्यादा नहीं बिकेगा, या 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकेगा, इससे ज्यादा वो दुकानदार रेट नहीं ले सकता। कहने का मतलब इसने एमआरपी फिक्स कर दिया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे आज के दिन इंडिया में है ना, हर चीज का एक रेट फिक्स्ड है, एमआरपी। अब एक दूध की थैली पर, एक दूध के पैकेट पर अगर 20 रुपए रेट लिखा हुआ है तो उस पर दुकानदार आपसे 25 रुपए नहीं ले सकता। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट ऑल द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। प्राइसेस को बहुत केयरफुली सर्वे किया जाता था, मॉनिटर किया जाता था, और जो भी मर्चेंट्स इसकी बात नहीं मानते थे खिलजी की, उन सबको पनिश किया जाता था। अब तुगलक ने कैसे मेंटेन किया? मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स की सैलरीज कैश में पे करता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन ऑफ करेंसी। उसे टोकन करेंसी यूज की प्राइसेस को कंट्रोल करने की जगह, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। जैसे आज के दिन आप पेपर करेंसी यूज करते हो ना, 100 रुपए का जो आपका नोट होता है वो बेसिकली क्या है? एक पेपर का टुकड़ा है, उसके ऊपर 100 रुपए लिख दिया, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी और इंडिया के गवर्नर का साइन हो गया, तो वो एक लीगल आपका करेंसी मानी जाती है। ठीक है तो वो 2-3 रुपए का कागज का टुकड़ा ही, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 100 रुपए, क्योंकि सरकार ने ऐसा बोला है। सो तुगलक वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने ये जो टोकन करेंसी है इसको यूज करने की सोची एंड यूज की भी। पर उस टाइम की सोसाइटी इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि ये टोकन करेंसी सक्सेसफुल हो पाए, इसीलिए उस टाइम पे ये फेल हो गई। But made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state. With this token currency, the cheap currency could also be counterfeited easily. अब मान लीजिए अगर तांबे के सिक्के बना दिया और उन पे लिख दिया कि भाई हाँ ये 10 गोल्ड की मुहरों के इक्वल है, सो उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, एक तांबे के सिक्के जितनी ही उसकी वैल्यू रहेगी। अब जनता उसके बदले में अपना गोल्ड क्यों बेचेगी? उसको पता है जनता को कि भाई हाँ एक व्यक्ति है ए, इस तरीके से समझने की कोशिश करो, और एक व्यक्ति है बी। जो ए है उसके पास एक तांबे की मुहर है, ठीक है, या फिर कॉपर का कॉइन है उसके पास एक, ठीक है, और जो बी है उसके पास 10 गोल्ड कॉइन्स हैं। अब सरकार ने कह दिया कि भाई जो मतलब राजा था, तुगलक था, उसने कह दिया 1 कॉपर कॉइन इज इक्वल टू 10 गोल्ड कॉइन्स। तो आपको लगता है कि ये जो बी है ये इस एक कॉपर कॉइन के बदले अपने 10 गोल्ड कॉइन्स बेचेगा? उस टाइम के लोग भी बहुत स्मार्ट होते थे, उन्हें पता था कि कॉपर की इतनी वैल्यू नहीं है, गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड रूलर के चेंज होते ही पॉलिसीज चेंज होती हैं। तो मे बी मोहम्मद तुगलक के बाद जो शासक आएगा वो फिर से ये रूल्स को चेंज कर देगा।
और उनके पास 10 गोल्ड कॉइन देने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ एक कॉपर कॉइन बचेगा। इसलिए इस तरीके से लोगों का मतलब ट्रस्ट नहीं था। जो भी रूल्स राजा बना रहा है, जो भी इनिशिएटिव राजा ले रहा है, उस पर जनता ट्रस्ट नहीं करती थी। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर थे, मैंने आपको बताया, नहीं सक्सेसफुल हो पाए। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत सर्दी थी और इसने अटैक करना था किसी ट्रांसशियोना में, ईरान ऊपर जाना था इसको, अफगानिस्तान वगैरह क्रॉस करना था, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कश्मीर क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये ठंड में अपनी आर्मी को ले गया एंड वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा ही स्नोफॉल हो रहा था, एवलांचेस आ रहे थे, यानी जो बर्फ धस जाती है ना वो हो रहे थे। और इसने अपनी आर्मी को फोर्स किया कि तुम लोग आगे जाओगे। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि इसकी पूरी आर्मी उस बर्फ को क्रॉस करने लगी, लेकिन एवलांचेस आ गए और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें हो गई, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो आर्मी थी वो वहीं बर्फ में दब के मर गई। जो कुछ लोग जिंदा बचे थे वो भी वापस नहीं आए, ये सोच के कि तुगलक तो जाते ही मार देगा, क्योंकि ये लोग जीत के नहीं आए थे, ये लोग हार के आ रहे थे। सो कुछ ऑफिसर्स थे वो भी बाहर बाहर के बाहर भाग गए, वो वापस आए ही नहीं। He then gave up his plans to invade Transiona and disbanded his large army. जब ऐसा हुआ उसके बाद इसने अपनी आर्मी को मेंटेन करना बंद कर दिया। Meanwhile, his administrative measures created complications. इसके अलावा जो administrative measures थे उनकी भी complications थी कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नकली तांबे के सिक्के बना रहे थे और भी ज्यादा सस्ता मेटल उसमें यूज कर रहे थे, उस पे राजा की मोहर का नकली डिजाइन बना के उसको मार्केट में यूज कर रहे थे। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिजेंटेड। दौलताबाद की एक स्टोरी मैंने शायद आपको ओवरव्यू में भी बताई थी। ऐसा हुआ था कि दिल्ली के लोग दिल्ली खाली करना नहीं चाहते थे, बट मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली खाली करवानी थी क्योंकि उसे अपनी आर्मी को वहां पे सेटल करना था। प्लस उसने सोचा कि अगर वो दौलताबाद में जाएगा जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक के साइड है, तो वो दक्कन पर या फिर जो डेक्कन वाला एरिया है वहां पर अपना कंट्रोल ज्यादा अच्छे से स्थापित कर सकता है। सो वो ले गए अपनी जनता को साउथ इंडिया। बहुत सारी जनता जाने को तैयार नहीं थी, तो उस जनता को इसने घोड़ों से बांध दिया और वो घोड़े जो है वो दिल्ली से रवाना हो गए। अब दिल्ली से दौलताबाद 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है। सो वो घोड़े हजार हजार किलोमीटर भाग कर आए दिल्ली से। जब एक इंसिडेंट है, एक किताब में लिखा हुआ है ऐसा कि दिल्ली से एक बार एक बहुत बूढ़े अपंग व्यक्ति को घोड़े से बांध दिया गया और दिल्ली से उनका पूरा शरीर चला था घोड़े के साथ, पर जब वो दौलताबाद पहुंचा घोड़ा तो पीछे उनके सिर्फ 2 हाथ बंधे हुए थे उस घोड़े के। पूरा का पूरा जो उस वृद्ध व्यक्ति का, उस अपंग व्यक्ति का शरीर था वो रास्ते में कहीं कहीं पे गिर गया, टूट टूट के बिखर गया। सो इस तरीके के भी इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से जनता इसके बहुत अगेंस्ट थी। अब देखिए क्या हुआ कि इसने दौलताबाद शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल। दिल्ली के लोगों को दौलताबाद भेज तो दिया, पर वहां पे पानी की कमी इतनी ज्यादा थी कि इसे तुरंत कुछ महीनों के बाद ही वापस से उन लोगों को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। फिर से जबरदस्ती उन्हें 1000 किलोमीटर ट्रैवल करवाया इसने। The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion. इसके खिलाफ बहुत विद्रोह होने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे इन्होंने। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। और इवेंचुअली वो जो टोकन करेंसी यानी कि एक तांबा का जो कॉइन था उसकी इसने वैल्यू बता दी थी 10 गोल्ड कॉइन्स के इक्वल, वो चीज भी इवेंचुअली बंद करनी पड़ी। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. पहली बार ऐसा हो रहा था कि दिल्ली का जो सुल्तान है वो सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाना नहीं चाहता था, वो बदले में मंगोलों पर अटैक भी करना चाहता था। अभी देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो मेजर्स हैं, जो भी उसने स्टेप्स उठाए मंगोलों को रोकने के लिए, वो सभी क्या है, डिफेंसिव मेजर्स हैं, यानी वो अपना बचाव कर रहा है। 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है ऑफेंसिव। मान लीजिए कि मैं अपना बचाव कर रही हूँ किसी से, मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, तो वो डिफेंसिव होगा। अगर मैं जाकर किसी पर अटैक कर रही हूँ, उसको परेशान कर रही हूँ, तो वो ऑफेंसिव होगा। ठीक है। सो आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के जो मतलब जो भी उसने स्टेप्स उठाए थे, कदम उठाए थे मंगोलों को रोकने के लिए, वो ज्यादातर डिफेंड करने के पर्पज से उठाए गए थे, खुद को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप मोहम्मद तुगलक के मेजर्स को देखेंगे कि भाई उसने क्या क्या कदम उठाए थे, सो वो बेसिकली क्या है, ऑफेंसिव है। वो खुद से मंगोलों पर अटैक करने चला गया था, ट्रांसशियोना पर अटैक करने चला गया था वो। ओके। The Sultanate in the 15th and 16th century. Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526.
मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की कि सबसे पहले आई थी हमारी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आई हमारी खिलजी डायनेस्टी, फिर आई हमारी तुगलक डायनेस्टी, फिर आती है हमारी सैयद डायनेस्टी एंड लास्टली आती है हमारी लोधी डायनेस्टी। सो हमने तुगलक तक डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट रूलर्स की एक्टिविटीज पॉलिसीज। अब सैयद और लोधी को डिस्कस करते हैं। 1526 तक जो लोधी डायनेस्टी है उसने रूल किया है। By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and entire South India had independent rulers who had established flourishing states and prosperous capitals. देखिए क्या था, सबसे ज्यादा जो हाइट पर रही है ना दिल्ली सल्तनत, वो दो राजाओं के अंडर रही है और उन दोनों राजाओं को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और एक था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, समझते आप हैं, ठीक है। सो इनके अंडर ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो है हमारी सल्तनत वो रूल करती थी। और जैसे ये जो रूलर्स हैं ये पावर से हटे, वैसे ही क्या हुआ कि जो लोकल रूलर्स थे जो किसी टाइम पे पावरफुल हुआ करते थे, उन्होंने दोबारा से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में राजपूतों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। साउथ इंडिया में विजयनगरा एम्पायर वगैरह उठाए, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो है ही नहीं दिल्ली सल्तनत का हिस्सा, हम तो अपना एक अलग से हम डायनेस्टी है, ठीक है। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and Rajputs. इसके अलावा कुछ जो डायनेस्टीज थी, कुछ परिवार थे, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, जैसे कि राजपूत हो गए, अफगान्स हो गए, विजयनगरा एम्पायर हो गया साउथ इंडिया में, ठीक है। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. देखिए क्या है, देश के साइज से फर्क नहीं पड़ता। साइज वाइज इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट जीडीपी वाइज नो। बहुत छोटे छोटे जो देश हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, इतने छोटे देश हैं, उनकी जीडीपी इतनी ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम से देख लीजिए कितनी रिसोर्सेज हैं वहां पर। सो देश के साइज से फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी थी साइज में, बट एफिशिएंट नहीं थी, जनता खुश नहीं थी। वाइल ऑन द अदर हैंड, जब दिल्ली सल्तनत बिखरने लगी, जो लोकल रूलर्स थे वो पावर में आने लगे, तो उनके बेशक शहर देश छोटे थे, उनके जो टेरिटरीज थी वो साइज वाइज छोटी थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से उसको एडमिनिस्टर करते थे, अपने लोगों की पसंद नापसंद और विशेष का ध्यान रखते थे वो। फिर आती है शेरशाह सूरी की बात। शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फ्रॉम हिज फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। तो था क्या, इनिशियली जो शेरशाह सूरी था उसने अपने एक अंकल की टेरिटरी संभालने के लिए बिहार की कमान संभाली थी, एंड धीरे धीरे वो बहुत पावरफुल हो गया, और इवेंचुअली उसने जो मुगल रूलर था हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर सो हुमायूं जो था उसको इसने चैलेंज किया, और हुमायूं उस बैटल में हार गया, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। फिर वो 15 साल तक वापस नहीं आया, बट उन 15 सालों में शेरशाह सूरी ने रूल किया और उसके आने वाले जनरेशंस ने, पीढ़ियों ने भी रूल किया। शेरशाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। देखिए, ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, 1540 से 1555, इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, बट उसमें भी इम्प्रोवाइजेशंस करके उसको इम्प्लीमेंट किया शेरशाह सूरी ने। वो हालांकि उसकी डायनेस्टी सिर्फ 15 ही साल रूल कर पाई, बट उन 15 सालों में जनता खुश थी। शेरशाह's administration became the model followed by great emperor Akbar when he consolidated the Mughal empire। ये एग्जाम्पल बन गया था जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, एक तरीके से एक कह लीजिए कि मॉडल, कि हाँ, मुगल जो शासक अकबर था वो अपने देश को ऐसे ही चलाना चाहता था, और अकबर जिसने 1556 से 1905 तक रूल किया है, ये बहुत अच्छा और मतलब एफिशिएंट राजा माना जाता है, क्योंकि इसकी काफी सारी पॉलिसीज जनता को खुश रखने में डायरेक्टेड थी। बात कर लेते हैं हम किसकी, क्रूसेड्स की बात कर लेते हैं। 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में 3 ऑर्डर्स यानी 3 क्लास में लोगों को डिवाइड करने का जो आइडिया है वो सबसे पहले आज से तकरीबन 1000 साल पहले, 800-900 साल पहले आया था। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। जो सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहली क्लास वो जो प्रे करती है, यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पोप होते हैं। सेकेंड क्लास है वो जो लड़ाइयां करती हैं, यानी इनको हम कहते हैं नाइट, KNIGHT, ठीक है।
एंड थर्ड क्लास हमारी क्या है, वो जो लैंड को टिल करती है यानी खेती बाड़ी करती है. This division of the society into three orders was supported by the church to consolidate its dominant role in the society. This helped the emergence of a new warrior group called knights. अब इस सोशल ऑर्डर में सबसे ऊंचा स्थान चर्च को दिया जा रहा था, प्रीस्ट को दिया जा रहा था. तो डेफिनेट सी बात है कि चर्च उसको सपोर्ट करेगा. चर्च ने उसको सपोर्ट किया फुली, ठीक है. और एक न्यू क्लास इमर्ज हुई वॉरियर्स की, जो लड़ाइयां लड़ते थे, वॉर्स लड़ते थे, जिनको हम कहते हैं नाइट. ओके. The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. जो चर्च थी वो इन लोगों को यूज करती थी, इस क्लास को यूज करती थी अपना आइडिया ऑफ गॉड यानी भगवान के बारे में जो चर्च सोचता है उस चीज को लोगों में फैलाने के लिए, ताकि इवेंचुअली लोग ज्यादा भगवान को मानेंगे. भगवान को ज्यादा मानेंगे तो भगवान का मैसेंजर कौन है, जो चर्च में प्रीस्ट बैठा है वही उसका मैसेंजर है. सो उसकी पावर इवेंचुअली बढ़ेगी. The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. ये मैं आपको कभी बताऊंगी कि डिटेल में कि जेरूसलेम पे तीन जो हमारे रिलीजियस पीपल हैं, कौन कौन. तीन हैं हमारे, एक है क्रिश्चियंस, एक है मुस्लिम्स और एक है हमारे ज्यूज या फिर यहूदी. ये तीनों ही जो है ये जेरूसलेम को अपनी होली सिटी मानते हैं, ठीक है. जैसे जो हिंदूज होते हैं वो वाराणसी काशी को अपना या फिर हरिद्वार को अपना रिलीजियस सिटी मानते हैं ना, ऐसे ही जो ये तीनों रिलीजन के लोग हैं ये जेरूसलेम को अपनी होलीएस्ट सिटी मानते हैं. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड द क्रूसेड्स. तो ये जो चर्च के जो ओनर्स थे, चर्च में जो प्रीस्ट बैठते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो सोसाइटी उन्होंने बनाई थी क्रिश्चियन सोसाइटी, उसमें कहा कि भाई तुम लोग आपस में मत लड़ो, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम जाके मुस्लिम्स से लड़ो जिन्होंने जेरूसलेम पर कब्जा कर रखा है. अब जेरूसलेम तो क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ मुस्लिम्स वहां पर कब्जा कर क्यों बैठे हैं. सो इसकी वजह से क्रूसेड वॉर्स स्टार्ट हो गई, ऐसी वॉर्स जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में थी फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ जेरूसलेम, यानी जेरूसलेम पर कब्जा करने के लिए क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में जो वॉर्स हुई है मिडीवियल इतिहास में, उसको क्रूसेड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रूसेड्स. ओके. These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to the class of nobles. But by the end of 11th century, in France and a century later in Germany, the humble origin of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. देखिए शुरू में क्या था, जो nobles थे यानी जो अपर हायर क्लास थी वो खुद को अलग रखना चाहती थी बाकी की सोसाइटी से, और नाइट्स जो थे वो उस क्लास का हिस्सा नहीं थे. बट क्योंकि नाइट्स जो है उनको चर्च ने दुनिया के सामने प्रेजेंट इस तरीके से किया था कि भाई ये तो हमारे रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी इज्जत डेकेड बाय डेकेड हर 10, 15, 20 साल के बाद उनकी इज्जत और बढ़ती जा रही थी. एंड कुछ 100 साल, 125 साल के बाद क्या हुआ कि जो लोग अपर हायर क्लास के थे वो भी खुद को नाइट कहलवाना चाहते थे, यानी वो भी खुद को वॉरियर क्लास का हिस्सा बताना चाहते थे. इतनी प्रेस्टिजियस वॉरियर क्लास हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई लड़ रही थी, क्रूसेड्स लड़ रही थी. तो भाई इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. आपको आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन से हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी पॉलिसीज हमने डिस्कस की. इसके अलावा हमने थोड़ी बहुत बात की, हमने शेर शाह सूरी की, एंड वी हैव इवन डिस्कस्ड कि यूरोप में क्रूसेड्स क्यों हुई थी, किन सिचुएशंस में हुई थी, वॉरियर क्लास क्या थी, एटसेट्रा. सो after this I don't think there is any scope of any doubt in this chapter. So this was all for this class. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया. हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान एंड अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए. बाय बाय एंड थैंक यू.